वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम देखते हैं कीवर्ड्स किसे कहते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अपन देखते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक, कीवर्ड्स C++ में ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनको यूज करने के लिए पाबंदियां होती है। ठीक है, मतलब हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हम लोग इनका यूज नहीं कर सकते। इन्हें केवल कौन यूज करता है? केवल इन्हें C++ लैंग्वेज ही यूज करता है। C++ लैंग्वेज मतलब जैसे कि हम लोग, जैसे कि आपका प्रोग्राम है, इसमें जैसे शब्द हुए इंक्लूड, आईओस्ट्रीम, मेन, है ना, कॉन्स्ट, काउट, रिटर्न, फ्लोट, इंट, ये सब जो वर्ड्स होते हैं इन्हें हम कीवर्ड्स कहते हैं। ठीक है, इनका यूज हम लोग नहीं कर सकते। ठीक, ये C++ लाइब्रेरी में पहले से ही रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्राम लिखते समय जब हम वेरिएबल बनाएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल का नाम दिया एरिया, यहाँ पे मैंने लिखा है R, तो ये वेरिएबल बनाते समय हम किसका यूज नहीं कर सकते? कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। ठीक, कांस्टेंट तो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? मेमोरी स्पेस में एक जगह अलॉट की जाती है जिसमें हम क्या करते हैं? वैल्यू को स्टोर करते हैं। उसी जगह को क्या बोलते हैं? आपका वेरिएबल्स। ठीक, कांस्टेंट भी क्या है? सेम वेरिएबल होता है। ये भी क्या होता है? एक वेरिएबल होता है, लेकिन ये इस टाइप का वेरिएबल होता है कि आप इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करते हो उस वैल्यू को आप पूरे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं कर सकते। यानी कि प्रोग्राम जब तक चल रहा है, रन हो रहा है, तब तक आप उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। वही वेरिएबल में क्या कर सकते हो? आप चेंज कर सकते हो, जैसा भी आपका अनुसार, जैसे भी आपके अनुसार क्या हो, आप उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल बनाने का तरीका क्या है? देखिए, सिंटैक्स क्या है? वेरिएबल के लिए आप एक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, फिर से कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा कीवर्ड? कॉन्स्ट कीवर्ड। ठीक है, कौन सा कीवर्ड? कॉन्स्ट कीवर्ड। और आप क्या लिखते हो? डेटा टाइप, फिर आप क्या लिखते हो? कांस्टेंट का नाम, असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स, फिर वैल्यू, फिर सेमीकोलन। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल क्या है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, पाई नाम से कांस्टेंट बनाया है, तो कांस्टेंट का सामने क्या लिखा? कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट जैसा वैसे लिखा। डेटा टाइप यहाँ पे एक मिनट छोड़िए, आपका कॉन्स्ट, हम डेटा टाइप ले लेते हैं फ्लोट। फ्लोट क्यों लेंगे? देखो ये पॉइंट डेसिमल वाला है, तो डेसिमल वाले में हम क्या लेंगे? फ्लोट। ठीक है, फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? हमने कांस्टेंट बनाया। अब इसी का चलो एक एग्जांपल देखते हैं, एक अपना प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम में जहां पे हम क्या कर रहे हैं? कांस्टेंट और वेरिएबल का यूज किए हैं। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या किए हैं? यूज किए हैं। ठीक, तो ये आपका प्रोग्राम लास्ट क्लासेस में हमने देखा था। ऊपर के दो जो लाइन है वो किसके लिए लिखे गए हैं? लाइब्रेरी फाइल्स के लिए लिखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है? इंट मैन, जहां से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो हमने यहाँ पे क्या करा? हमने इस प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं? एरिया का, सर्कल का एरिया फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, प्रोग्राम के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? सर्कल का एरिया फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया? सर्कल में क्या होता है? रेडियस होता है, तो रेडियस का जो वैल्यू है उसे स्टोर करने के लिए हमने क्या किया? एक वेरिएबल लिया। ठीक है, देखो ये R नाम से हमने क्या किया? एक वेरिएबल बनाया। अब इसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। ये कंपाइलर को क्या बता रहा है कि जो R है वो किस टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा? इंटीजर, यानी बिना डेसिमल वाले वैल्यू को क्या करेगा? स्टोर करेगा। और हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू भी दे दी। R की वैल्यू क्या है? 5। ठीक है, अब ये अगला क्या बनाया हमने? एरिया। जो भी एरिया कैलकुलेट होगा उस एरिया के रिजल्ट को स्टोर करने हमने क्या बनाया? एरिया नाम से वेरिएबल बनाया। अब एरिया के अंदर हमने क्या कर दिया? पहले से ही 0 वैल्यू डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 0 वैल्यू हमने क्यों दिया? क्योंकि जब आप क्या करते हो? वेरिएबल बनाते हो। ठीक है, रैम में आपने क्या किया? वेरिएबल बनाया, तो रैम अगर आपने वहां पे वैल्यू नहीं डाला तो क्या करता है? रैम बाय डिफॉल्ट कुछ डंप वैल्यू डाल देता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या करता है? कुछ वैल्यू डाल देता है। अब हो सकता है वो वैल्यू आपके रिजल्ट को क्या कर सकता है?
चेंज कर सकता है, इसीलिए हमने रिजल्ट को चेंज ना हो करके क्या किया है, 0। ठीक है, 0 आपके रिजल्ट को कोई चेंज नहीं करेगा। अब ये जो एरिया है इसका भी आपने डेटा टाइप क्या रखा, इंट। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे हमने क्या किया, पाई नाम से कांस्टेंट बनाया, कॉन्स्ट लिखा हुआ है तो पाई नाम से हमने क्या किया, कांस्टेंट बनाया। अब पाई की वैल्यू हम 3.14 डाल दिए। अब ये क्या है, एक डेसिमल नंबर है यानी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, इसलिए डेटा टाइप का इस्तेमाल हुआ है, फ्लोट डेटा टाइप इस्तेमाल हुआ है। ठीक, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एरिया कैलकुलेट करने का लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, तो एरिया कैसे कैलकुलेट होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। तो देखो ये पाई, ये इंटू ये आर इंटू आर। ठीक है, ये आपका सेमीकोलन। तो यहाँ पे जो भी एरिया आपका कैलकुलेट होगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, वापस एरिया में स्टोर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो एरिया के अंदर पहले से ही क्या स्टोर है, 0। ठीक है, पहले से ही क्या स्टोर है, 0। अब उसमें आप क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद वापस से क्या करो, वैल्यू डाल दे। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 जो वैल्यू है वो रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा, नया एरिया आ जाएगा। ठीक है, सपोज मान लो यहाँ पे एरिया कैलकुलेट हुआ 25। ठीक है, 25, 26 जो भी आपका मान लो यहाँ पे एरिया कैलकुलेट हुआ। अब वो एरिया का जो वैल्यू है वो कहाँ चल जाएगा, इसके अंदर चल जाएगा, यानी वेरिएबल जो है, एरिया नाम का वेरिएबल है उसके अंदर आपका चले जाएगा। अब आपने देखा था कि आप जब बना रहे थे तो उसका वैल्यू क्या था, 0, लेकिन अब एरिया का वैल्यू क्या है, 27। ठीक है, तो ये क्या है आपका एरिया क्या था, वेरिएबल। तो आप यहाँ पे देखें कि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो वेरिएबल का वैल्यू क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, पर कांस्टेंट का वैल्यू आपका चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, प्रोग्राम रन होते होते आप कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपने एरिया कैलकुलेट किया, फिर आपने एरिया इस करके एरिया को प्रिंट कर लिया। सी आउट का काम क्या होता है, प्रिंट करना। ठीक है, तो क्या प्रिंट कर रहे हो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी है क्या लिखा है, एरिया इज। फिर यहाँ पे एरिया, इस एरिया के अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपका आगे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो आउटपुट क्या आ गया, एरिया इज 27। ठीक, इस टाइप से आपका यहाँ पे प्रोग्राम रन करेगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि हम C++ में जैसे हमको क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, या फिर ग्रेटर चेक करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, तो उनको आप क्या कहते हैं, ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर कितने टाइप के हमारे C++ में, तो टोटल 5 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, इसे ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आपको पूछता है कि टोटल कितने ऑपरेटर होते हैं। तो टोटल कितने ऑपरेटर होते हैं, 5 ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, तो पहला ऑपरेटर क्या है आपका, अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, पहला ऑपरेटर आपका है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक, नाम ही क्या है इसका, अरिथमेटिक, तो इसका काम क्या होगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन में ही इसका काम होगा। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर कितने ऑपरेटर हुए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने ऑपरेटर हैं, 7 ऑपरेटर। अब क्या क्या ऑपरेटर हैं वो भी देख लेते हैं। तो ये जो प्लस का साइन बना है, ठीक है, इस ऑपरेटर का नाम क्या है, एडिशन ऑपरेटर। ठीक है, इस ऑपरेटर का नाम क्या होता है, एडिशन ऑपरेटर, और इसका काम क्या होता है, दो नंबर को क्या करना, ऐड करना। ठीक है, नंबरों को क्या करना, ऐड करना। फिर अगला ऑपरेटर क्या है, माइनस का जो सिंबल लगा है, इस ऑपरेटर का नाम क्या है, सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इसका काम क्या होता है, नंबर के बीच में डिफरेंस फाइंड करना। ठीक है, जैसे हम लोग प्लस माइनस करते हैं उसी प्रकार। फिर अगला है, ये है एस्ट्रिक। ठीक है, एस्ट्रिक का साइन जो स्टार दिख रहा है वो आपका एस्ट्रिक का साइन है। इसका काम क्या होता है, ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। ठीक है, इसका काम क्या है, मल्टीप्लाई करना। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या किया था हमने, मल्टीप्लाई करने के लिए इस एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज किया था। फिर अगला क्या है आपका, डिवीजन ऑपरेटर, डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर अगला है आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर का काम क्या होता है, रिमाइंडर निकालने के लिए। ठीक है, जब आप क्या करते हो, किसी नंबर को भाग देते हो तो उस नंबर में शेष जो बचता है उसी को निकालने का यूज करते हैं किसका, मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो, 7 को 7 mod 2 लिख रहे हो। ठीक है, 7 mod 2। तो देखो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो 7 को जब आप डिवाइड करोगे 2 से तो जो रिमाइंडर होगा वही इसका रिजल्ट होगा। ठीक है, जैसे क्या हुआ, 2 3 जा 6। ठीक, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1।
तो मॉड ऑपरेटर क्या करेगा, सिर्फ रिमाइंडर ही आपको लौटाएगा। ठीक है, यही है आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर। उसके बाद है अगला इंक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए क्या लगा है, 2 प्लस के साइन लगे। ठीक है, 2 प्लस के साइन। जैसे इसका एग्जांपल, अगर यहाँ पे आपका ये डायरेक्ट 7 प्लस प्लस ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको किसके सामने लिखते हैं, वेरिएबल्स के सामने। जैसे एरिया हो गया, आर हो गया। जैसे मान लो लिखा आपने आर प्लस प्लस, तो आर के अंदर जो भी वैल्यू है उसको क्या करेगा, एक इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, ये भी याद रखना, कितना इंक्रीमेंट करता है, एक। इंक्रीमेंट मतलब कितना नंबर ऐड करेगा, बस एक ही उसको ऐड करेगा। ठीक है, +1 करेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो, इंक्रीमेंट करेगा तो क्या इंक्रीमेंट करेगा, +1। यानी कि आर के अंदर क्या वैल्यू है, 5, तो 5 में +1 क्या करेगा, ऐड कर देगा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, तो जब भी आप आर प्लस प्लस लिखे, यानी कोई भी वेरिएबल है उसके सामने आप प्लस प्लस लगाए, तो क्या करेगा, एक ऐड करके आंसर देगा। ठीक है, आप चाहे तो उसे वेरिएबल के पीछे भी लगा सकते हो या फिर वेरिएबल के आगे भी लगा सकते हो। ठीक, जब आप वेरिएबल के पीछे लगाते हो तो उसका नाम हो जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट, और जब आप वेरिएबल के आगे लगाते हो तो उसका नाम हो जाता है प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, ठीक उसी प्रकार होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, एक डिक्रीज करना। ठीक है, ये इसके लिए आप क्या कर रहे हो, 2 बार माइनस साइन का उपयोग कर रहे हो। ठीक है, तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, एक माइनस करना। ठीक है, -1 करना। ठीक, सेम उसी प्रकार आर माइनस माइनस कर देंगे तो इसका हमें आंसर क्या मिलेगा, 4। ठीक है, आर के अंदर क्या वैल्यू है, 5, तो 5 में क्या करेगा, एक माइनस करेगा। ठीक है, 5 में क्या करेगा, एक माइनस करेगा, तो क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसके बाद अगला होता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का काम क्या होता है, 2 वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है ये पता करना। ठीक है, 2 वेरिएबल क्या है, बराबर है, कि एक वेरिएबल छोटा है दूसरे से, कि एक वेरिएबल एक दूसरे के बराबर नहीं है, ये सब फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे सबसे पहले क्या है, इक्वल्स इक्वल्स। इसका काम क्या है, ये चेक करना कि 2 वेरिएबल एक दूसरे के बराबर हैं कि नहीं। ठीक, जैसे यहाँ पे मान लो हमने 2 वेरिएबल लिया, एक वेरिएबल है a, दूसरा वेरिएबल है b। एक का वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, 4, दूसरा का वैल्यू दे दे रहे हैं हम 6। ठीक, तो अगर हम क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू b, तो क्या चेक करेगा कि क्या a और b इक्वल है कि नहीं। ठीक, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, या तो क्या आएगा ट्रू या तो क्या आएगा फॉल्स। ठीक, तो a और b आप देखो यहाँ पे इक्वल है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ठीक, अगर यहाँ पे b भी आपका 4 हो गया तो अब आंसर क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपका चेक करता है इक्वल्स इक्वल्स। अगला है नॉट इक्वल टू। ठीक, अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, दोनों के बीच में क्या कर दिया, नॉट इक्वल टू। इसका भी आंसर क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स में आएगा। तो आप देखो a का वैल्यू भी 4 है, b का वैल्यू भी 4 है, यानी क्या है, इन लोग इक्वल्स हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि ये तो इक्वल्स है, मतलब ये जो है गलत हो गया। अब मान लो यहाँ पे हमने b का वैल्यू 5 कर दिया, अब क्या बोल रहा है, a b के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है, तो हाँ ये सही है, अभी b का वैल्यू 5 है और a का वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक, तो यानी इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। अब अगला देखते हैं लेस देन और ग्रेटर देन है, तो आप लोग बचपन से करते हैं, उसमें क्या देखें। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, अभी आप बताओ क्या होगा, a 4 है और b 5 है, तो यहाँ पे आप क्या कर देख रहे हो, a इज लेस देन b, ये फाइंड करने के लिए किया जाता है। ठीक, ग्रेटर देन भी सिमिलरली है, लेस देन, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, लेस देन इक्वल्स और ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, लेस देन इक्वल्स पहले देखते हैं, तो यहाँ पे 2 चीजें चेक होगा, पहला कि आपका वैल्यू छोटा है, दूसरा कि क्या वो वैल्यू बराबर है। ठीक है, आंसर तो इसका ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। चलो यहाँ पे रख देते हैं a और b। ठीक, तो क्या होगा, क्या चेक कर रहे हो, यहाँ पे a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 5 है, तो क्या है, देखो ये कंडीशन, ये आपका पहला सही हो गया, लेस देन है, तो आंसर क्या होगा, ट्रू।
अब देखो जैसे मान लो इसका वैल्यू भी हम क्या कर दिए 5 कर दिए। अब देखो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है और बी का वैल्यू, ए छोटा है क्या बी से, नहीं है, ठीक, ये वाला आपका गलत हो गया। लेकिन साथ में एक और जुड़ा है इक्वल, ठीक है, छोटा नहीं है तो क्या बराबर है क्या, तो देखो ए का वैल्यू 5 है बी का वैल्यू 5 है, यानी बराबर है, ठीक है। दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए, तो भी आंसर क्या आएगा ट्रू। अब लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, बी का वैल्यू 3 करके देखते हैं, बी का वैल्यू और 3 करके देखो, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, बी छोटा हो गया, तो देखो लेस देन है क्या, नहीं है, ये तो ए क्या हो गया ग्रेटर देन है, इक्वल है क्या, नहीं है, तो बड़ा है, तो ये इसका आंसर क्या होगा फॉल्स होगा। ठीक उसी प्रकार आपका होता है ग्रेटर देन इक्वल से। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर देखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी काम होता है आपका जब किसी भी लॉजिक्स के अंदर, ठीक है, किसी भी कंडीशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज होता है कोई सा भी कंडीशन, जैसे देखो इफ का कंडीशन हो गया, अभी हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, व्हाइल हो गया, स्विच हो गया, इन केस के लॉजिक को, इनके अंदर के लॉजिक को चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे पहला क्या ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड, ठीक, लॉजिकल एंड, देखो इसका यूज किसके अंदर किया जाता है, कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर। तो जैसे यहाँ पे एक इफ कंडीशन है, ठीक है, इफ कंडीशन का आंसर क्या होता है, दो आंसर होता है, ट्रू या फिर फॉल्स, सॉरी एक आंसर होता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो यहाँ पे हम जैसे एक लॉजिक बनाएंगे, यहाँ पहले ले लेते हैं, ए का वैल्यू है 10, बी का वैल्यू है 11, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक लॉजिक बनाते हैं, क्या लॉजिक बनाए, A equals to 0 and B equals to 10, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक लॉजिक बनाया। लॉजिक में क्या बोल रहा है कि A 0 के बराबर है और B 10 के बराबर है, ठीक है। अब इसे हमें चेक करना है, ठीक, यहाँ पे देखना है इसमें M ने क्या लगाया, लॉजिकल एंड, यानी कि ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन दोनों क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ठीक, ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन दोनों क्या होना चाहिए, ट्रू, तभी इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। अगर दोनों में से किसी एक का भी कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स, चाहे ये फॉल्स हो चाहे ये फॉल्स, दोनों में से किसी का भी कंडीशन किसी का भी आंसर क्या है, फॉल्स, तो आपका पूरा लॉजिक का आंसर क्या होगा, फॉल्स। अगर दोनों फॉल्स है तो भी आपका होगा फॉल्स, ठीक, यानी ये वाला लॉजिकल एंड कब काम करेगा, जब आपका दोनों कंडीशन क्या होंगे, ट्रू होंगे, ठीक। चलो अभी देखते हैं कंडीशन, ए का वैल्यू है 10, पर यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए का वैल्यू 0, तो है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स। यहाँ पे देखो बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 11 है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी का वैल्यू 10 है क्या ऐसा, नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, दोनों का फॉल्स, तो दोनों का आंसर फॉल्स है तो क्या होगा, फॉल्स होगा। चलो अब नया कंडीशन बनाते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं 10, देखो चलो अब देखो अगला क्या है, a इक्वल टू 10, ठीक है, a का वैल्यू 10 है, देखो a का वैल्यू 10 है क्या, हाँ है, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। b का वैल्यू 10 है क्या, यहाँ पे देखो b का वैल्यू तो 10 नहीं 11 है, तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। तो अभी देखो दोनों में से कोई सा भी एक अगर क्या होगा, फॉल्स, तो भी आंसर क्या होगा, फॉल्स, चाहे वो इधर का हो चाहे उधर का, तो भी क्या होगा, फॉल्स होगा। अब चलो यहाँ पे हम नया देख लेते हैं, a का वैल्यू 10 है, b का वैल्यू 11 है, तो देखो b का वैल्यू 11 है, हाँ है, तो यहाँ पे भी कंडीशन क्या हो गया, ट्रू, तो जाके इसका आंसर क्या होगा, अब ट्रू होगा, अब क्या होगा, फॉल्स नहीं होगा। तो यही होता है आपका लॉजिकल एंड। अगला देखते हैं लॉजिकल और, ठीक है, ये भी आपका सेम है, इसको भी हम जैसे यहाँ पे चेक किए, इफ के अंदर a इक्वल टू 10, लॉजिकल और b इक्वल टू 0, ठीक, इसका भी दो आंसर होगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ट्रू के लिए मैं t लिखा, फॉल्स के लिए f लिखा। तो लॉजिकल और क्या बोलता है
कि दोनों कंडीशन अगर क्या होंगे, सही होंगे, तो आंसर क्या होगा हमारा, सही होगा। दोनों में से कोई एक भी सही होगा तो भी आंसर क्या होगा हमारा, सही। तो फॉल्स कब होगा, जब दोनों कंडीशन क्या होंगे, फॉल्स होगा, तब आपका ये फॉल्स होगा। ठीक, देखो a 10 के बराबर है, सही है ना, ये वाला सही है आपका। b 11 के बराबर है, तो यहाँ पे क्या है, b तो 0 के बराबर है। ठीक, तो ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। अभी मैंने क्या किया, दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी क्या होगा, फॉल्स होगा, तो भी आंसर क्या होगा, ट्रू। तो आंसर क्या होगा, ट्रू हो गया आपका। अगला देखते हैं, b का वैल्यू क्या कर दिया हमने, 11 कर दिया। तो देखो a का वैल्यू 10 है, हाँ सही है। b का वैल्यू 11 है, यहाँ पे भी 11 है, तो ये भी सही है, तो आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। चलो अब अगला देखते हैं, b का वैल्यू 0 कर देते हैं और a का वैल्यू भी 0 कर देते हैं। ठीक, तो a का वैल्यू 0 है बट यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो कंडीशन क्या हो गया आपका, फॉल्स। b का वैल्यू 0 है बट यहाँ पे है क्या, नहीं है, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। तो अब इस केस में क्या होगा, कंडीशन फॉल्स, आंसर क्या होगा, फॉल्स। ठीक, अगला है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट बस ये चेक करेगा दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, तो ही आपका आंसर क्या होगा, ट्रू। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर का देखो यहाँ पे नाम ही बोल रहा है बिट वाइज, मतलब इसका काम क्या होगा, बिट के ऊपर होगा। ठीक है, बिट्स यानी हमारे बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर, इनके ऊपर काम होगा। 001 इसको आपको जोड़ना है 100 से, तो उस केस में आपका बिटवाइज ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि हम लोग इसको मोस्ट कॉमनली यूज नहीं करते हैं। अगला है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में होते तो बहुत सारे हैं, पर सबसे ज्यादा हम किसका यूज करते हैं, इक्वल्स। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे अपने प्रोग्राम के अंदर है ना, हमने यहाँ पे क्या किया, इंट a इक्वल टू इंट a नाम से हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक, अब a का वैल्यू हम क्या करना चाहते हैं, असाइन करना चाहते हैं। इस a के अंदर क्या करना चाहते हैं, हम कोई वैल्यू डालना चाहते हैं, असाइन करना चाहते हैं। तो उस केस के लिए आपका इस्तेमाल होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे हम a के अंदर 5 डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखो ये क्या लगा, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब आप लोग इसे मिक्स मत कर देना, असाइनमेंट ऑपरेटर की ये इक्वल्स को रिलेशनल ऑपरेटर्स के इक्वल इक्वल टू। ठीक है, इक्वल इक्वल टू का इस्तेमाल क्या होता है, दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करने के लिए कि दोनों इक्वल है कि नहीं है, और इसका काम क्या होता है, इक्वल करने के लिए। इक्वल मतलब इसका काम क्या होता है, असाइन करने के लिए, वैल्यू को क्या करने के लिए, असाइन। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, कीवर्ड्स, कांस्टेंट्स, ऑपरेटर। ठीक।